जब कोई यह दावा करता है कि भारत के संविधान ने फलां सिद्धांत फ्रांस से उधार लिया है, डिकाना सिद्धांत अमेरिका से कॉपी किया है और कुछ हिस्से रूस से उठा लिए, तो यह मात्र अज्ञानता नहीं है, यह ऐतिहासिक हिंसा है। यह कथन उस रक्त रंजित संघर्ष, उस असहनीय पीड़ा और उन सामूहिक विद्रोहों को अदृश्य कर देता है, जिनके बिना ये सिद्धांत कभी अस्तित्व में ही नहीं होते। संविधान कोई शांत पुस्तकालय में बैठे विद्वानों की बौद्धिक कवायद नहीं होती। वह मनुष्य और सत्ता के बीच हुए सबसे हिंसक टकरावों का निचोड़ होता है। यह उन लाखों करोड़ों लाशों पर लिखा जाता है जो सत्ता के अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हुई हैं। इन संघर्षों ने न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदला, बल्कि महिलाओं के अधिकारों को भी जन्म दिया, जो सदियों से पुरुष प्रधान समाजों में दबे हुए थे। महिलाओं के अधिकार जैसे मताधिकार, समानता और स्वतंत्रता भी इन्हीं क्रांतियों की उपज है। जहां महिलाओं ने खुद लड़ाई लड़ी और खूब खून बहाया। भारत में यह संघर्ष और गहरा था, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था ने शोषण को एक धार्मिक और सामाजिक संरचना में बदल दिया था। और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेता और अन्य क्षेत्रीय आंदोलनों ने अनुसूचित जातियों के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक लंबा, कठिन और संगठित आंदोलन चलाया। 18वीं सदी का फ्रांस इस सत्य का पहला बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है। वहां सत्ता ईश्वर के नाम पर संचालित होती थी। राजा लुई 16वें को ईश्वरीय अधिकार मत प्राप्त माना जाता था, जबकि जनता जन्म से ही करदाता और आज्ञाकारी प्रजा थी। समाज को तीन वर्गों में बांटा गया था। पहला स्टेट पादरी वर्ग, क्लर्जी, जो धार्मिक विशेषाधिकारों में डूबा था। दूसरा स्टेट सामंत वर्ग, नोबिलिटी, जो भूमि और विलासिता का मालिक था। और तीसरा स्टेट सामान्य जनता, जो कुल आबादी का 98% थी, लेकिन भूख, भारी करों और अपमान से कुचली जा रही थी। यह व्यवस्था केवल अन्यायपूर्ण नहीं थी, यह जानबूझकर अमानवीय थी, जहां किसान और मजदूर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा करों में देते थे, जबकि पादरी और सामंत कर मुक्त थे। यहीं से वे क्रांतिकारी विचार उभरे जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा बदल दी। जीन जैक्स रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दुस्साहस पूर्वक कहा कि संप्रभुता राजा की नहीं, बल्कि जनता की होती है। जनता ही सत्ता का स्रोत है। वॉल्टेयर ने धर्म और सत्ता के पाखंडी गठजोड़ को उजागर किया, जबकि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में चेतावनी चेतावनी दी कि यदि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में नहीं बांटा गया, तो वह अनिवार्य रूप से अत्याचार में बदल जाएगी। यह विचार महज निबंध नहीं थे, ये सत्ता के विरुद्ध लिखे गए अभियोग पत्र थे, जो जनता के असंतोष को वैचारिक हथियार प्रदान कर रहे थे। 14 जुलाई 1789 को जब जनता ने बेस्टिल किले पर धावा बोला, तो यह केवल एक जेल पर हमला नहीं था, यह ईश्वरीय प्रदत्त राजतंत्र की वैधता पर सीधा प्रहार था। बेस्टिल सत्ता के दमन का प्रतीक था, जहां राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के सड़ाया जाता था। इस हमले ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की, जो सभ्य इतिहास की नहीं, बल्कि सत्ता और जनता के बीच खुला युद्ध और संघर्ष था। क्रांति के दौरान 1793 में राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटियो एंटोनिएट के सिर गिलोटिन से काटे गए। यह कोई क्रूर तमाशा नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट घोषणा थी कि अब कोई भी जन्म से शासन नहीं करेगा। शासन जनता की इच्छा पर आधारित होगा। इसके बाद रेन ऑफ टेरर में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में लगभग 40,000 लोग मारे गए। कुछ सही आरोपों पर, कुछ गलत, लेकिन हमेशा इस विश्वास के साथ कि पुरानी निरंकुश व्यवस्था को जड़ से उखाड़े बिना नई लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव नहीं है। यहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टे
एगालिते और फ्रेटर्निटे जैसे शब्दों का जन्म हुआ। ये नैतिक उपदेश नहीं थे, बल्कि एक ऐसी समाज व्यवस्था की मांग थे जिसमें हर मनुष्य को जन्म से ही गरिमा और अधिकार मिले। फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के अधिकार की नींव भी रखी। महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल हुई, जैसे वारसा मार्च, वुमेन्स मार्च ऑन मार्सेलिस में हजारों महिलाओं ने रोटी की कमी के विरुद्ध राजमहल पर धावा बोला। ओलिम्प डी गूज ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन लिखकर पुरुष प्रधान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन को चुनौती दी, लेकिन उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाया गया। फिर भी इस क्रांति ने महिलाओं के मताधिकार और समानता की बहस को जन्म दिया, जो बाद में वैश्विक आंदोलन में फला फूला। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द इसलिए गूंजे हैं क्योंकि मानव इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि इनके बिना समाज केवल शोषण की मशीन बन जाता है। अमेरिका में कहानी भिन्न दिखती है, लेकिन उसका सार वही रक्त रंजित संघर्ष है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अमेरिकी उपनिवेशों से भारी कर वसूलता था, जैसे स्टैम्प एक्ट, टी एक्ट, लेकिन उन्हें ब्रिटिश संसद में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देता था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कोई साधारण नारा नहीं था। यह उपनिवेशवादियों का अंतिम धैर्य था, जो सदियों के शोषण से उपजा था। 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में साधारण किसान, व्यापारी और नागरिकों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के विरुद्ध हथियार उठाए। यह युद्ध केवल सैनिक टकराव नहीं था, इसमें गुरिल्ला युद्ध, सर्दियों की भयंकर ठंड में जीवित रहना और गठबंधनों की राजनीति शामिल थी। अनुमानतः 25,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए, जबकि ब्रिटिश पक्ष में भी भारी क्षति हुई। इस रक्तपात के बाद 1787 में जो संविधान बना, उसमें नागरिक अधिकारों को राज्य से ऊपर रखा गया। बिल ऑफ राइट्स में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियार रखने का अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। न्यायपालिका को इसलिए पूर्णतः स्वतंत्र किया गया क्योंकि जनता जान चुकी थी कि यदि न्याय सत्ता के अधीन होगा तो अधिकार महज कागजी रहेंगे। अमेरिकी क्रांति ने महिलाओं के अधिकारों को भी प्रभावित किया, हालांकि शुरुआत में सीमित। अबीगेल एबिगेल एडम्स जैसी महिलाएं ने अपने पतियों को पत्र लिखकर रिमेंबर द लेडीज कहा, लेकिन संविधान में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला। फिर भी इस क्रांति ने बाद की महिला मताधिकार आंदोलन की नींव रखी, जो 19वीं और 20वीं सदी में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 से शुरू होकर 1920 में 19वें संशोधन तक पहुंचा। जब महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, यह संघर्ष शांतिपूर्ण नहीं था। महिलाओं को जेल, यातनाएं और सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा। रूस में यह टकराव और भी अधिक भयावह और व्यापक था। यहाँ कम्युनिस्ट नेताओं ने न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक क्रांति का नेतृत्व किया, जो पूंजीवाद की जड़ों को हिला दिया। जार निकोलस द्वितीय का शासन केवल निरंकुश नहीं था, वह अंधा और असंवेदनशील था। 19वीं सदी के अंत तक रूस औद्योगिक पिछड़ा था, जहां मजदूर कारखानों में 14 से 16 घंटे काम करते थे, न्यूनतम मजदूरी और किसान सामंती व्यवस्था में जकड़े हुए थे। 1905 की ब्लडी संडे घटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जार की सेना ने गोलियां चलाईं, जिसमें सैकड़ों मारे गए। यह असंतोष कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित था, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और पूंजीवाद अंततः सर्वहारा क्रांति से गिरेगा। 1917 की फरवरी क्रांति में जार निकोलस को अपदस्थ किया गया, लेकिन असली परिवर्तन अक्टूबर की क्रांति में हुआ, जब लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने सत्ता हथिया ली। लेनिन, जो निर्वासन से लौटे थे, ने ऑल पावर टू द सोवियट्स का नारा दिया। ट्रोट्स्की ने रेड आर्मी का गठन किया, जबकि
स्टालिन जैसे नेता पृष्ठभूमि में सक्रिय थे। 1917 से 1922 तक चले गृह युद्ध में बोल्शेविकों ने व्हाइट आर्मी जार समर्थक थी जो विदेशी हस्तक्षेप ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और अन्य गुटों से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में अनुमानतः 80 लाख से अधिक लोग मारे गए। युद्ध में भुखमरी से, महामारी से और नरसंहार से। यह संख्या किसी आंकड़े की तरह नहीं बल्कि इस चेतावनी की तरह देखी जानी चाहिए कि आर्थिक अन्याय अंततः सामाजिक विस्फोट में बदलता है। बोल्शेविकों ने भूमि का पुनर्वितरण किया, कारखानों को मजदूरों के हाथ सौंपा, 1918 के संविधान में समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखी। लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने संक्रमण काल को संभाला। क्रांति का मूल उद्देश्य शोषण मुक्त समाज था। भारत के संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की धाराएं जैसे अनुच्छेद 38 और 39 इसी रूसी अनुभव की स्मृति हैं, जहां कम्युनिस्ट नेताओं ने सिद्ध किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक समानता के अधूरी है। रूसी क्रांति ने महिलाओं के अधिकार में अभूतपूर्व योगदान दिया। बोल्शेविकों ने 1917 में ही महिलाओं को मताधिकार दिया। दुनिया में यह सबसे पहले किया गया था। अलेक्जेंड्रा कोलंताई जैसी कम्युनिस्ट नेत्री ने महिलाओं की मुक्ति को क्रांति का हिस्सा बनाया। विवाह कानून सुधार कर तलाक आसान किया, मातृत्व अवकाश दिया और महिलाओं को शिक्षा व रोजगार में समान अवसर प्रदान किए। यह कोई दान नहीं था। महिलाएं क्रांति में सक्रिय थीं, कारखानों में हड़ताल की, सड़कों पर उतरी। रूसी क्रांति ने दिखाया कि महिलाओं की मुक्ति वर्ग मुक्ति से जुड़ी है, जो बाद में वैश्विक फेमिनिस्ट आंदोलन को प्रेरित करने में सहायक रही। भारत का अनुभव इन सबसे अलग नहीं था, बल्कि और भी जटिल और बहुस्तरीय था। यहाँ सत्ता ब्रिटिश थी, लेकिन उसका चरित्र वही था, शोषण और दमन, अमानवीयता और साथ ही हजारों वर्ष पुरानी जाति व्यवस्था, जिसे जिसने समाज को जन्म से ही ऊंच नीच में बांट रखा था। अछूतों को पानी के कुओं से, मंदिरों से, स्कूलों से वंचित रखा जाता था। उन्हें अपमानित किया जाता था और उनकी मानवता को नकारा जाता था। इस व्यवस्था के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया। 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने संगठित आंदोलन की शुरू किए। सबसे महत्वपूर्ण था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र में अछूतों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों अछूतों को एकत्र कर सत्याग्रह किया। वे तालाब पर गए और पानी पिया। यह केवल पानी का मुद्दा नहीं था, यह मानव अधिकारों की लड़ाई थी। जाति व्यवस्था की अमानवीयता के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। सत्याग्रह के बाद विरोध में जाति हिंदुओं ने हिंसा की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाई या जलवाई। एक यह एक प्रतीकात्मक कृत्य था कि जाति आधारित हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जाए। यह आंदोलन अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जगाने वाला था। 1930 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट के समय एक और बड़ा संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की थी, ताकि वे अपना प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व खुद चुन सके। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और अनशन शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाला गया और अंततः पूना पैक्ट में समझौता हुआ। अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह आरक्षित सीटें मिली, लेकिन अछूतों की ऊंची जातियों के वोटों पर निर्भर होना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अछूतों के लिए हानिकारक माना, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई। फिर भी यह संघर्ष दिखाता है कि अधिकारों के लिए कितना कड़ा टकराव था। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने
हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। वे कानून मंत्री थे और उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार का बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार, तलाक का अधिकार और अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति और विधवा विवाह को वैध बनाना शामिल था। यह बिल जाति व्यवस्था और पितृसत्ता दोनों को चुनौती देता था, क्योंकि हिंदू कानून जाति आधारित थे और महिलाओं को संपत्ति से वंचित रखते थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर हिंदू महासभा, आरएसएस और रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें हिंदू समाज पर परमाणु बम कहा गया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू की प्रतिमाएं जलाई गई। बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका और 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने निराश होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक न्याय की राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। बाद में बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बिल के हिस्सों को अलग अलग कानूनों के रूप में पास किया, जिसमें 1955 से 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट आदि। लेकिन जो पूरा हिंदू कोड बिल था वो पूरी तरह लागू नहीं हो सका। इस लंबे संघर्ष में अनुमानतः 30 से 40 लाख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए। बहुत सारे भूख से, जैसे कि बंगाल अकाल 1943 में 30 लाख मौतें हुई, गोली से, फांसी से और जेलों में, और अन्य तरह के आंदोलनों में। महिलाएं भी आगे थी, जैसे कि हिंदू कोड बिल के समय भी अ, महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया गया। इसमें और भी बहुत सारे जो महिलाएं नेत्री थी वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। स्वतंत्र भारत ने इसलिए संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार, लैंगिक समानता अनुच्छेद 14 और 15, और छुआछूत उन्मूलन अनुच्छेद 17, आरक्षण अनुच्छेद 15, 16 और 330 और 342, और सामाजिक आर्थिक न्याय की धाराएं अनुच्छेद 38, 39 बिना शर्त अपनाई। ये प्रावधान फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी क्रांतियों से प्रेरित थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष ने उन्हें भारतीय संदर्भ में गहराई दी। जाति व्यवस्था के खिलाफ एक अनोखा युद्ध था ये। इससे इस पूरे इतिहास से एक ही संघर्ष निकलता है: अधिकार कभी दान में नहीं मिलते, हुए सत्ता से छीने जाते हैं, और हर बार छीने जाते समय रक्त बहता है। चाहे वह फ्रांसीसी गिलोटिन हो, अमेरिकी युद्ध क्षेत्र हो, रूसी गृह युद्ध हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो, या हिंदू कोड बिल का विरोध। महिलाओं और अछूतों के अधिकार भी इन्हीं क्रांतियों और आंदोलनों की देन है, जहां उन्हें पुरुषों और अन्य जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। संविधान इन बलिदानों की सामूहिक स्मृति है। इसे कॉपी किया हुआ दस्तावेज कहना उतना ही असंवेदनशीलता है जितना युद्ध स्मारक और को पत्थरों का ढेर कहना। संविधान का सम्मान करना केवल कानून का सम्मान नहीं है, यह उन करोड़ों मनुष्य पुरुषों को स्वीकार करना है जिन्होंने सिद्ध किया है कि सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, बदली जा सकती है और नैतिकता के अधीन किया जा सकता है। जो समाज यह भूल जाता है वह इतिहास को दोहराने के लिए स्वयं को तैयार करता है, और इतिहास कभी बिना रक्त मांगे वापस नहीं आता।